नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं युग चरण यूट्यूब प्लेटफॉर्म। भारत के राजनीतिक इतिहास के लिए अगले 48 घंटे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं। अगले 48 घंटों में जो कुछ होगा वो आने वाले दिनों में भारत के राजनीतिक भविष्य की दशा और दिशा तय करेगा। अगले 48 घंटों में क्या होने वाला है, अगले 48 घंटों में सरकार क्या करेगी, अगले 48 घंटों में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी, और अगले 48 घंटों में देश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस पार्टी क्या करेगी। और कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व कर रहे अघोषित तौर पर, घोषित तौर पर तो राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, लेकिन अघोषित तौर पर कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व कर रहे राहुल गांधी क्या करेंगे। और राहुल गांधी के नेतृत्व में जिस तरह से अखिलेश यादव समेत इंडिया गठबंधन में शामिल अन्य कई विपक्षी नेता मोदी सरकार को लगातार घेरने की कोशिश कर रहे हैं, वो नेता क्या करेंगे, वो राजनीतिक दल क्या करेंगे, शरद पवार ने कौन सा बड़ा फैसला कर लिया और सरकार जो करेगी उसको विपक्षी दल कैसे रोक पाएंगे, इसको लेकर एक बड़ी स्टोरी लेकर मैं आपके सामने आया हूं। एक एक करके तमाम तथ्यों को मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन उससे पहले आपसे एक अपील, आपसे एक आग्रह करना चाहूंगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस YouTube मंच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे बढ़िए, युग चरण YouTube प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो देखिए, वीडियो पसंद अगर आए तो ही लाइक कीजिए, और वीडियो पसंद आ गया तो दो चार लोगों तक इसको फॉरवर्ड भी कर दीजिए, और कमेंट करके हम तक अपने विचारों को जरूर पहुंचाइए। लेकिन सबसे जरूरी अपील भूलिएगा मत, अगर आपने अभी तक इस YouTube मंच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे बढ़िए, युग चरण YouTube प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अब विस्तार से मैं खबर पर आता हूं। कल एक आखिरी कोशिश फेल हो गई। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में समझौते की एक आखिरी कोशिश फेल हो गई। बल्कि मैं यूं भी कह सकता हूं कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह और राहुल गांधी के बीच में सुलह सफाई की, सुलह समझौते की एक आखिरी कोशिश भी फेल हो गई। अब राहुल गांधी अपने रवैये पर, अपनी मांग पर अडिग है, पूरा का पूरा विपक्षी इंडिया गठबंधन अपनी मांग पर अडिग है, और ऐसे में अब तमाम लोगों की नजरें इस बात पर बनी हुई है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह क्या करेंगे। क्या वो पलटवार करेंगे, क्या वो अपना काम निकलवाने की कोशिश करेंगे, क्या वो बड़ा बिल जो लाना चाहते हैं उसको लाकर पास करवाने की कोशिश करेंगे, या फिर संसद के इस वर्तमान सत्र को ऐसे ही चले जाने देंगे। क्या कोशिश हुई थी कल? सरकार डीलिमिटेशन बिल जो है उसको हर कीमत पर पास करवाना चाहती है। हमने देखा था कि पिछली बार संसद का विशेष सत्र कैसे बुलाया गया, 2/3 बहुमत नहीं था, समाजवादी पार्टी को मनाने की कोशिश की गई, डीएमके को मनाने की कोशिश की गई, लेकिन ये राजनीतिक दल माने नहीं और सरकार का वो बिल जो है वो लोकसभा में गिर गया। अब जब तक 2/3 समर्थन नहीं होगा तब तक वो बिल पास नहीं हो सकता, क्योंकि कानून ये कहता है कि संविधान संशोधन वाले बिल पर जो सदन की कुल स्ट्रेंथ है, यानी आप तो 540 है तो उसके आधे में एक जोड़ लीजिए, इससे ज्यादा वोट मिलने चाहिए, और जो सदन में मौजूद है उनका 2/3 होना चाहिए। और वो तमाम पार्टियों में तोड़फोड़ करने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी उस 2/3 के आंकड़े तक नहीं पहुंच पाई, जबकि ममता बनर्जी की पार्टी से 20 सांसद टूटे, जबकि उद्धव ठाकरे की पार्टी से 6 सांसद टूटे। शरद पवार की पार्टी भी डवाडोल स्थिति में नजर आ रही है, लेकिन फिर भी वो 2/3 वाला लक्ष्य हासिल नहीं हो पाया। संसद चल नहीं रही है। संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा में लगातार हंगामा जारी है। लगातार विपक्षी राजनीतिक दल अमित शाह सदन में आओ के नारे लगाते रहते हैं, और वो ये जानना चाहते हैं कि भैया जंतर मंतर से जो मार्च कर रहे थे संसद भवन की तरफ, उन पर जो लाठियां बरसाई गई, जो पैलेट गन छोड़े गए, जो आंसू गैस के गोले छोड़े गए, उसका आदेश किसने दिया था? अमित शाह रोजाना सदन जा रहे हैं, नरेंद्र मोदी रोजाना संसद जा रहे हैं, नरेंद्र मोदी अमित शाह दोनों रोजाना संसद जा रहे हैं, लेकिन सदन में नहीं आ रहे हैं। इसको मैं थोड़ा सा करेक्ट कर दूं। विपक्षी दल इसको मुद्दा बना रहे हैं, संसद के दोनों सदन चल नहीं पा रहे हैं, हंगामे के बीच में विधेयकों को पारित करवाया जा रहा है, और इस बीच चूंकि सरकार का जो बड़ा एजेंडा है वो डीलिमिटेशन वाला, जिसको सरकार महिला आरक्षण बिल कहती है, विपक्षी दल ये कहते हैं कि महिला आरक्षण बिल तो पहले ही संसद पास कर चुकी है, सर्वसम्मति से पास कर चुकी है, ये डीलिमिटेशन का बिल है। बेहतर ये होता है कि सरकार महिला आरक्षण लागू कर दे, वो बढ़ाने की जरूरत क्या है? आप 543 की वर्तमान स्ट्रेंथ पर ही महिला आरक्षण लागू कर दीजिए, यानी 543 की वर्तमान सांसदों की संख्या में 2/3 जो सीट है वो महिलाओं के लिए आरक्षित कर दीजिए। सरकार कह रही है करेंगे तो पूरा करेंगे।
तो सरकार का अपना एक सपना, सरकार का अपना एजेंडा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दूत के तौर पर केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू को कल भेजा। किसके पास? राहुल गांधी के पास। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के पास किरण रिजिजू गए। प्रियंका गांधी जो कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव है, वो भी उस मीटिंग में मौजूद रही। बताया जा रहा है कि 45-50 मिनट तक ये मीटिंग होगी, मतलब हो गई। और लगभग 50 मिनट तक हुई इस मीटिंग में किरण रिजिजू ने कन्विंस करने की कोशिश की कि हम एक विशेष सत्र बुलाना चाहते हैं, उसमें ये महिला आरक्षण से जुड़ा परिसीमन बिल पारित करवाना चाहते हैं। आप उसको लेकर आपका क्या मानना है वो बताइए। सहयोग बेसिकली मांगने गए थे कि आप हमें समर्थन दीजिए, लेकिन उस अंदाज में पूछा उन्होंने कि आप क्या चाहते हैं, क्या मांगते हैं, क्या मानना है आपका कि क्या ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ये तमाम चीजें, कई गिले शिकवे भी हुए, सदन में कैसे रोका गया, राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जा रहा, ये बात भी उन्होंने रखी। किरण रिजिजू ने भी अपनी तरफ से कई सारी बातें रखी। फाइनली क्या हुआ? फाइनली राहुल गांधी ने साफ साफ मना कर दिया कि एक तो वो सरकार के विशेष सत्र बुलाने पर ही सहमत नहीं है, दूसरी बात सरकार के एजेंडे पर तब तक वो बात करने को तैयार नहीं है जब तक सरकार उनकी बात ना माने। जहां तक परिसीमन बिल की बात है, उसमें पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन अपनी राय जो है वो सदन के फ्लोर पर रख चुका है, जो पिछली बार चर्चा हुई थी, और इंडिया गठबंधन की राय वही है। उसके बाद खबरें चलनी शुरू हो गई कि किरण रिजिजू गए, संसद के विशेष सत्र को लेकर बात हुई। कई जगह से खबरें आई कि 3 दिन का समय तय कर दिया गया है। किसी ने कहा 16 अगस्त, 17 अगस्त, 18 अगस्त को बुलाया जाएगा, किसी ने कहा कि 17 अगस्त, 18 अगस्त और 19 अगस्त को बुलाया जाएगा। और इस बीच में कल शाम को 4 युवाओं के साथ, जिसमें लड़कियां थी, जिनके साथ जंतर मंतर और देश के अन्य राज्यों में दुर्व्यवहार किया गया था, उनको लेकर राहुल गांधी ने 10 जनपद के बाहर, 10 जनपद जो कि सोनिया गांधी का आधिकारिक आवास है, उनके बाहर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई तरह के गंभीर आरोप सरकार पर लगाए। उन बच्चों ने कई तरह के गंभीर आरोप सरकार पर और सुरक्षा एजेंसियों पर लगाए। और उसके बाद फिर खबर एक सरकार के हवाले से सामने आती है कि किरण रिजिजू जो राहुल गांधी से मिलने गए थे, उसमें उन्होंने विशेष सत्र को लेकर कोई अनुरोध नहीं किया। लेकिन फिर ये नहीं बताया गया कि आपने 50 मिनट तक बातचीत क्या की, ये नहीं बताया गया। मोटे तौर पर राहुल गांधी की तरफ से कह दिया गया कि हमारा एजेंडा बिल्कुल साफ है कि जो कुछ भी दिल्ली पुलिस या आरएएफ ने किया उस पर गृह मंत्री अमित शाह को सामने आकर सफाई देनी चाहिए, सदन में आकर बयान देना चाहिए, किसके आदेश पर हुआ, कौन जिम्मेदार है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी कांड पर भी चर्चा होनी चाहिए। और कल तो विपक्षी दलों ने एक और मुद्दा उठा लिया कि कश्मीर में जब धारा 370 और 35 से हटाई, अनुच्छेद 370 और धारा 35 से जब हटाई गई थी, तो उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और गृह मंत्री अमित शाह ने, दोनों ने सदन के अंदर यह वादा किया था कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा। अभी तक नहीं दिया गया। विपक्षी दलों ने वो मांग भी उठाई। अब किरण रिजिजू राहुल गांधी की इन मांगों को और खास तौर से अमित शाह के सदन में आकर बयान देने वाले मांग और राम मंदिर चढ़ावा चोरी कांड पर चर्चा वाली मांग, ये किरण रिजिजू संसदीय कार्य मंत्री तो हैं, लेकिन वो मानने की हालत में थे नहीं। तो जाहिर सी बात है कि उन्होंने कोई वादा ही नहीं किया। तो शाम होते होते सरकार इससे एक तरह से पलटती हुई नजर आई कि नहीं, हमने कोई विशेष सत्र पर कोई चर्चा नहीं की है। और अब जो बताया जा रहा है कि अगर सरकार को डिलिमिटेशन वाला ये बिल लाना होगा तो वो संसद के इसी मानसून सत्र के दौरान वो बिल ला सकती है। हालांकि इस बात की संभावना बहुत कम है, क्योंकि पूरी कोशिश करने के बाद भी 2/3 बहुमत का जुगाड़ नहीं हो पा रहा है। और जब तक आपको विरोधी गठबंधन में आप सेंध नहीं लगाएंगे तब तक आपके पास नंबर होगा नहीं। तो क्या सरकार ऐसे ही भूल जाएगी? क्या सरकार ऐसे ही जाने देगी? मैंने कहा कि अगले 48 घंटे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि राहुल गांधी के फाइनली इंकार करने के बाद अब भारतीय जनता पार्टी के आला कमान को, आला नेताओं को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, गृह मंत्री अमित शाह को यह तय करना है कि वो विपक्षी गठबंधन पर पलटवार कैसे करे, क्योंकि समझौते की, सुलह की तमाम कोशिशें एक तरह से फेल हो गई है। सरकार किसी भी तरह से अपने एजेंडे को पारित करवाना चाहती थी, लेकिन राहुल गांधी, अखिलेश यादव अपने एजेंडे पर
अड़े हुए हैं और वो सरकार का किसी भी तरह से साथ देने को तैयार नहीं है, सरकार के एजेंडे का साथ देने को तैयार नहीं है। ऐसे में अब ये बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी जाहिर तौर पर विपक्षी गठबंधन के नेताओं के खिलाफ एक बड़े राजनीतिक जंग की शुरुआत कर सकती है। भाजपा आने वाले दिनों में राहुल गांधी हो या अखिलेश यादव हो या इंडिया गठबंधन के वो तमाम नेता जो अड़ते हुए, भिड़ते हुए, लड़ते हुए नजर आ रहे हैं, उनके खिलाफ एक बड़े राजनीतिक अभियान की शुरुआत कर सकती है। चलते चलते आपको बता दूं कि जिस एनसीपी के बारे में, एनसीपी मतलब वो अजीत पवार वाली नहीं, अजीत पवार तो अभी दुनिया में नहीं रहे, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार अब उस पार्टी की मुखिया है। उस वाली एनसीपी की बात नहीं कर रहा, उस एनसीपी की बात कर रहा हूं जो शरद पवार के पास है। शरद पवार साहब ने कल अपनी पार्टी के तमाम प्रवक्ताओं को हटा दिया और कुछ प्रवक्ताओं को उन्होंने नामित कर दिया कि भैया अब हमारी पार्टी का जो रुख है वो यही लोग बताएंगे। और लोग बता रहे हैं कि अगर जो बिल सरकार पेश करेगी, चाहे इस सामान्य सत्र में करे या विशेष सत्र बुलाए, उसमें एनसीपी शायद बिल के साथ खड़ी हो सकती है। तो एनसीपी का ये फैसला, तमाम प्रवक्ताओं को हटाने का फैसला, ये अपने आप में एक बड़ा फैसला माना जा रहा है। तो देखते हैं आज संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई में क्या होगा और अगले 48 घंटे में सरकार क्या करने वाली है और सरकार के उस जवाबी राजनीतिक पलटवार का फिर से जवाब राहुल गांधी और अखिलेश यादव क्या दे पाते हैं। कुल मिलाकर मान लीजिए कि देश की राजनीति में एक बड़ी लड़ाई, एक महासंग्राम जो है वो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन और फिलहाल कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में काम करते नजर आने वाले इंडिया गठबंधन के बीच में छिड़ने जा रही है। जो अब तक हम देखते थे, शायद अब जो राजनीतिक महासंग्राम होगा वो उससे बड़ा होगा। इस स्टोरी को लेकर आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। सरकार और विपक्ष के रवैये को लेकर आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपको क्या लगता है आने वाले 48 घंटों में क्या हो सकता है? अगर आपका कुछ अनुमान है तो आप भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और चलते चलते फिर आपसे अपील आग्रह करूंगा, अगर आपने अभी तक इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया तो आगे बढ़िए, युग चरण यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो देखिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर करके 2-4 लोगों तक जरूर बढ़ा दीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए युग चरण यूट्यूब प्लेटफॉर्म। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।